नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और चिकित्सा उपकरणों की खेप लाने के लिए 7 जलपोत तैनात किए। आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रूस से कोविड टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची। एक दिन में 2,99,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाया गया। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। सरकार ने महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि सशस्त्र सेनाओं को सिविल प्रशासन की हर संभव सहायता करनी चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों से कहा कि विभिन्न उपायों की प्रगति पर नजर रखें। श्री सिंह ने आज कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय की तैयारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। श्री सिंह को बताया गया कि विशेष उपायों के जरिए करीब 600 अतिरिक्त डॉक्टर जुटाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने विभिन्न अस्पतालों में सहायता के लिए 200 बैटर फील्ड नर्सिंग सहायक तैनात किए हैं। नेशनल कैडेट कोर ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 300 कैडेट और कर्मचारी तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने विभिन्न राज्यों में 720 से अधिक बिस्तर सिविल लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री ने सेना को निर्देश दिया कि वो राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन के साथ जानकारी साझा करे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने सुझाव दिया कि स्थानीय सैन्य कमान को सिविल प्रशासन की सक्रिय सहायता करनी चाहिए। बैठक में श्री सिंह को बताया गया कि डीआरडीओ ने लखनऊ में 500 बिस्तर क्षमता वाला अस्पताल स्थापित किया है, जो अगले 2-3 दिन में काम करना शुरू कर देगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 28 ऑक्सीजन प्लांट और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीद रहे हैं। 40 करोड़ रुपए मूल्य की यह खरीद कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में 250 बिस्तर का अस्पताल स्थापित किया है। 250 बिस्तरों वाला एक और अस्पताल लखनऊ में बनाया जा रहा है। बैठक में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र के संघर्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए समुद्र सेतु 2 अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के 7 पोत विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबद्ध चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत पहुंचाने के लिए तैनात किए गए हैं। इन पोतों में आईएनएस कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंड, जलाश्व और आईएनएस ऐरावत शामिल हैं। फारस की खाड़ी में तैनात आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार ऐसे पहले 2 पोत हैं जिन्हें तत्काल इस कार्य में लगाया गया था, जो कल बहरीन के मनामा बंदरगाह पहुंच गए थे। आईएनएस तलवार ने 40 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ स्वदेश के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आईएनएस कोलकाता चिकित्सा आपूर्ति के लिए कतर में दोहा के लिए रवाना हो गया है और बाद में वो तरल ऑक्सीजन टैंकरों के लिए कुवैत पहुंचेगा। भारतीय नौसेना द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए समुद्र सेतु अभियान के पहले चरण में कोविड की वजह से पड़ोसी देशों में फंसे करीब 4,000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक स्वदेश लाया गया था। कोविड से संघर्ष में भारत को सहायता के रूप में थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज दिल्ली पहुंच गए। भारत ने आसियान देशों के अपने सहयोगियों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद का स्वागत किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इसके अलावा उदारतापूर्वक 15 अन्य ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं। सरकार ने आज कहा कि देश में 30 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था। सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड की सहायता से ऐसे 30 उद्योगों की पहचान की है। इन उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान राज्य के उन 7 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां 9000 से अधिक संक्रमित लोगों का उपचार हो रहा है। बाद में ये अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा। अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। उधर कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र के कुछ केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान मुंबई के 5 और पुणे के 2 तथा राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत लोगों को ही आज टीके लगाए जा रहे हैं। युवाओं ने पहला टीका लगवाने के बाद संतोष व्यक्त किया है। देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 27,44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। रूस में बने स्पुतनिक वी की पहली खेप विशेष उड़ान से आज शाम हैदराबाद में शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। पहली खेप के रूप में 1.5 लाख टीके भारत पहुंचे हैं। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला ये तीसरा टीका होगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के रूप में स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत में रूसी वैक्सीन के साझीदार डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को ये खेप सौंपी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी वैक्सीन के भारत पहुंचने का स्वागत है। मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि स्पुतनिक वी से देश की टीका क्षमता में बढ़ोतरी होगी और इससे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि रूसी टीके से महामारी के खिलाफ देश के टीका भंडार में वृद्धि होगी। श्री बागची ने कहा कि अन्य बड़ी खेपें भी शीघ्र भारत पहुंचेंगी।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि देश में बड़े पैमाने पर रूसी वैक्सीन के निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बीच भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने रूसी वैक्सीन के भारत पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत और रूस कोविड महामारी से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयासों के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर से निपटने के भारत के प्रयासों को स्पुतनिक वी के आगमन से मदद मिलेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16 करोड़ 37 लाख कोविड टीके निःशुल्क प्रदान किए हैं। इनमें से 15 करोड़ 58 लाख से अधिक टीकों का उपयोग किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 79 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। अगले 3 दिन में राज्यों को 17 लाख से अधिक टीके प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को अब तक 1 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड टीके दिए गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 1 करोड़ 62 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। इनमें से लगभग 1 करोड़ 33 लाख टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय कुल संक्रमित मरीजों में से 17.06% मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 32,68,000 से अधिक लोग कोविड से पीड़ित हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं या घरों में पृथकवास में हैं। देश में कल 4,01,993 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में कमी आई है और ये 81.84% रह गई है। कल 2,99,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक देश में 1 करोड़ 56 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वो पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए 150 वेंटिलेटर दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र को उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे ने इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी को पत्र लिखा है। पत्र में जीपीएस डिवाइस लगे वेंटिलेटर 6 महीने के लिए उधार देने को कहा गया है। ये अवधि बाद में बढ़ाई जा सकती है। ये अनुरोध भी किया गया है कि ये वेंटिलेटर तत्काल लगाए जाएं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक एसएस देसवाल ने वेंटिलेटर के लिए अनुरोध किया था। 500 बिस्तर वाला सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र आईटीबीपी संचालित कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनजर कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल को 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया था, जिसे बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 27,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 375 लोगों की मौत हो गई। लगातार 13वें दिन राजधानी में 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। केंद्र ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है। सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और चिकित्सा उपकरणों की खेप लाने के लिए 7 जलपोत तैनात किए। आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रूस से कोविड टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची। एक दिन में 2,99,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाया गया।
4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। सरकार ने महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। सरकार ने कोविड महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत अपीली आयुक्त से अपील करने की समय सीमा इस वर्ष 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। विवाद समाधान पैनल की आपत्तियों के लिए भी समय सीमा 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी 31 मई तक भरा जा सकता है। इसके अलावा 2020-2021 के लिए 31 मार्च तक भरी जाने वाली रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब 31 मई तक भरी जा सकती है। कर कटौती का भुगतान और इसके लिए चालान और विवरण भी अब इस 31 मई तक दिया जा सकता है। रेलवे ने 2,990 बिस्तरों वाले 191 कोविड देखभाल कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए हैं। कोविड से लड़ाई में एकजुट राष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करते हुए रेलवे ने लगभग 64,000 बिस्तरों वाले लगभग 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। ये कोच आसानी से ले जाए जा सकते हैं और इन्हें रेलवे नेटवर्क पर मांग के आधार पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। आइसोलेशन कोच वर्तमान में दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उपयोग किए जा रहे हैं। रेलवे ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद जैसे प्रमुख शहरों में 50 कोच तैनात किए हैं। देश भर में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर मिली है, जहां कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में स्वस्थ लोगों की संख्या नए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। राज्य में कल 38,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 30,000 नए मामले सामने आए। ये सफलता इस तथ्य के बावजूद हासिल हुई है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोविड परीक्षणों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई थी। कल करीब 2,86,000 कोविड जांच की गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में सप्ताहांत कोविड कर्फ्यू जारी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में शुक्रवार रात 9 बजे से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू हुआ था। लेह जिले में आज संक्रमण के 1,450 सक्रिय मामले सामने आए। प्रतिबंध के दौरान लेह जिले में आवश्यक और आपात सेवाओं की अनुमति है। लेह के डीडीएमए के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे के साथ लेह के पुलिस अधीक्षक स्टेनजिन नुर्ब ने विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सप्ताहांत कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच डीडीएमए के अध्यक्ष ने 15 मई तक लेह जिले में 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कानून का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के नाम बीते 24 घंटों में कुल 36 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 30 दुकानों को सील किया गया है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जम्मू के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण आज किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मरीजों की मौत के बारे में अफवाहें फैलने के बाद प्रशासन ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है और बताया कि नियमित चिकित्सा कारणों से मृत्यु हुई है, न कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6,10,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है। इस बीच राज्य में एक दिन में 12,400 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 13,584 मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण शहरी पथ व्यवसायियों और गरीब वर्ग को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। राज्य कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 14वें स्थान पर है। वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 90,796 हो गई है। राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 21.1% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में आज कोरोना संक्रमण के लगभग 20,000 नए मामले दर्ज किए गए। केवल चेन्नई में संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 के करीब रही। 17,000 से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के 600 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। राज्य में आज 147 लोगों की मौत की सूचना है। तमिलनाडु में अब तक 1,51,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केरल में कोविड मामलों का बढ़ना जारी है। आज कोरोना के 33,636 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही राज्य में 15,493 लोग कोरोना से मुक्त हुए। आज 48 कोरोना मरीजों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 5,356 हो गई है। इस समय राज्य में 3 लाख से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोविड फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। श्री विजयन ने यह भी कहा कि वैक्सीन निर्माताओं के साथ विचार विमर्श जारी है और वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय की गर्मी की छुट्टियां 14 मई की बजाय 10 मई से शुरू होंगी। न्यायालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 28 जून को फिर से खुलेगा। बार निकायों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने ये निर्णय लिया है। बिहार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री शरण बिहार कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री अरुण कुमार सिंह के कोविड संक्रमण से कल निधन हो जाने के कारण मुख्य सचिव पद रिक्त हुआ था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। सीएसआईआर के निदेशक डॉक्टर राकेश के मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कई रूप देश के विभिन्न भागों में पांव पसार रहे हैं। उन्होंने हमारे हैदराबाद संवाददाता को बताया कि हालांकि नए रूप में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन संक्रमण की इस दूसरी लहर में वास्तव में इससे समस्या पैदा नहीं हो रही है। दरअसल लोगों के व्यवहार से स्थिति गंभीर हुई है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड नियमों का पालन कर इसके फैलाव को जल्द रोकने की आवश्यकता है। We have to take the matter in our hand, which means wear the mask, don't come out without any purpose, don't be in cluster, and never remove your mask while talking outside with anybody. Don't gather in one room like a cinema hall or restaurant or one room or some panchayat or whatever. Make social distance. Keep washing your hand frequently before you eat. Don't touch your mouth again and again. If we do these things, we can still come out with this without any further damage. रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 250 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी। विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के वितरण की गति में तेजी लाते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर में 56 टैंकरों के जरिए 813 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेलवे के अनुसार अब तक महाराष्ट्र को 174, उत्तर प्रदेश को करीब 356, मध्य प्रदेश को 134, हरियाणा को 79 और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज एक वर्चुअल बैठक में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मतगणना केंद्रों पर किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। श्री चंद्रा ने कहा कि आयोग के सभी अनुदेशों और सभी मतगणना कक्षों में कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन सख्ती से किया जाना चाहिए। 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों के मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने 822 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनावों के वोटों की गिनती के व्यापक प्रबंध किए हैं। 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 13 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के मतों की गिनती भी की जाएगी। बैठक में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इसमें सभी कोविड नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। अधिकांश धार्मिक कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। अमृतसर, अंबाला, नड्डा साहिब, पंचकुला, यमुनानगर और अन्य स्थानों पर अखंड पाठ और भोग आयोजित किए गए हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला सहित विभिन्न जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन की वजह से सीमित संख्या में श्रद्धालु मास्क पहनकर गुरुद्वारे में पहुंचे और गुरबाणी का पाठ सुना। पंजाब सरकार ने भी इस अवसर पर वर्चुअल आयोजन किए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आवास से ही अरदास में शामिल हुए। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स 10 ओवर में 1 विकेट पर 95 रन बना लिया है। उधर सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान बदल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की जगह न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टीम का कप्तान बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करारी हार के बाद वार्नर ने टीम के कमजोर प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने कप्तान बदलने का फैसला किया। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित देबू चौधरी का आज दिल्ली के अस्पताल में कोविड से निधन हो गया। पंडित देबू चौधरी 85 वर्ष के थे। उन्हें कोविड के साथ ही मनोभ्रंश की जटिलताओं के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य रात्रि के आसपास उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सभी प्रयासों तथा प्रार्थनाओं के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारत के प्रख्यात सितार वादकों में से एक देबू चौधरी संगीत के सेनिया घराना से थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आकाशवाणी की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2002 में देबू चौधरी पर विशेष प्रसारण किया गया था। हाल के वर्षों में उन्हें संगीत के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों ने विशेष सम्मान समारोहों में कई ख्यातियों एवं उपाधियों से विभूषित किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और चिकित्सा उपकरणों की खेप लाने के लिए 7 जलपोत तैनात किए। आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रूस से कोविड टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची। एक दिन में 2,99,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाया गया। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी।
सरकार ने महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालनों की समय सीमा बढ़ाई और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।